is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रिविटी कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो डिबेंचर अकाउंटिंग का 10th वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग और साथ में कुछ ऐसा पॉइंट जो कि रिडीम करने से पहले, किसी भी डिबेंचर को रिडीम करने से पहले ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को समझने से पहले देखिए, आई बटन पे एक वीडियो का लिंक आ रहा है। उस वीडियो में डिबेंचर के बारे में मैंने बताया हुआ है। आप लोग अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखिएगा तो फिर आपको रिडम्पशन के बारे में समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है डिस्चार्ज। क्या होता है रिडम्पशन का मतलब? रिडम्पशन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। रिडम्पशन का मतलब होता है डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज मतलब छुटकारा पा लेना। समझ रहे बात? रिडम्पशन का मतलब होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब छुटकारा पा लेना किसी भी लायबिलिटी से। अगर हम लोग छुटकारा पा ले रहे हैं, मतलब उसको रिडम कर दे, मतलब उसको क्लियर कर दे रहे हैं, मतलब उसको हटा दे रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको डिस्चार्ज हो जाना। ठीक है, रिडम कर देना। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इसमें क्या होगा? किसी भी डिबेंचर को हम लोग क्या कर रहे होंगे? डिस्चार्ज कर रहे होंगे, रिडीम कर रहे होंगे। ठीक है, तो वही देखिए मीनिंग क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर लायबिलिटी बाय द मेथड ऑफ रीपेमेंट। किसी भी लायबिलिटी को हम लोग कब डिस्चार्ज कर सकते हैं? या तो उसको रीपेमेंट कर दीजिए, या तो कोई एसेट दे दीजिए उसके बदले में, है ना? तो वही चीज देखिए, रीपेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर और बाय कन्वर्टिंग द ड्यू अमाउंट ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर और न्यू डिबेंचर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? या तो उसको पैसा देके क्लियर कर ले रहे हैं, या नहीं तो उसको क्या कर रहे हैं? उस जो अमाउंट था, जो अमाउंट का डिबेंचर बाकी था, उस अमाउंट के बदले में हम डिबेंचर क्या कर रहे हैं? फिर से एक नया डिबेंचर दे दे रहे हैं, और या नहीं तो फिर शेयर दे दे रहा है। समझ रहे बात? तो यही हो जाता है क्या? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब। समझ गए? तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जिस पॉइंट को याद रखना रिडम्पशन से पहले बहुत ही जरूरी है। पॉइंट्स बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए, इसमें जो कुछ पॉइंट्स है, 3 टोटल पॉइंट है, यहां पे 2 ही लिखे हैं, एक और बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है, ये रिडीम करने से पहले, किसी भी डिबेंचर को रिडीम करने से पहले बहुत ही जरूरी है माइंड में रखना। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है द टर्म ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का टर्म मतलब कि किस समय हम लोग किसी भी डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं। इस चीज को सबसे पहले माइंड मेकअप करना होगा। तो देखिए, डिबेंचर जो है जनरली, डिबेंचर आर जनरली रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट। जनरली उसको कब हम लोग रिडीम करते हैं? ड्यू डेट पे ही रिडीम होता है जनरली। बट देखिए, द टर्म ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आर क्लियरली स्टेटेड इन डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि डिबेंचर का जो टर्म है 4 साल है, 5 साल है, 10 साल है, कितना है, क्लियरली उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां लिखा हुआ बट द डिबेंचर में ऑल्सो बी रिडीम्ड बिफोर ड्यू डेट इन इंस्टॉलमेंट। हम लोग उसको ड्यू डेट से पहले भी रिडीम कर सकते हैं। किस में रिडीम करेंगे? इंस्टॉलमेंट में करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉज ऑफ लॉट्स। ड्रॉज ऑफ लॉट्स भी बोलते हैं किसको? जब हम लोग रिडीम से मतलब इंस्टॉलमेंट में जब रिडीम करते हैं उसको। ठीक है, इफ ऑथोराइज्ड बाय एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज कर रहा है तभी हम लोग इंस्टॉलमेंट में उसको, या फिर डेट से पहले, मैच्योरिटी से पहले, जो उसमें सर्टिफिकेट में नहीं लिखा है वो हम लोग करेंगे जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलेगा तभी। देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर नहीं जान रहे हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं जान रहे, देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग जाके वहां से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आखिर हम लोग अमाउंट क्या पे करेंगे? टर्म तो समझ गए कि फलाने डेट को या फलाने समय के बाद हमको रिडीम करना है, लेकिन अमाउंट क्या? अमाउंट कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अमाउंट को भी बहुत अच्छे से हम लोग को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या बोल रहा है? द अमाउंट पेएबल एज पर द टर्म ऑफ इशू। मतलब है कि इशू करने के समय में ही हम लोग को क्या मिल जाता है? पता चल जाता है कि हम लोग को इसको पार पे करना है या प्रीमियम पे करना है। डिस्काउंट पे तो होता नहीं है,
क्योंकि डिस्काउंट पे अगर हम रिडीम करेंगे तो कोई डिबेंचर होल्डर लेगा ही नहीं, मार्केट में मेरा डिबेंचर बिकेगा ही नहीं। समझ रहे बात? तो देखिए, या तो पार पे करेंगे या तो प्रीमियम पे करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो। ठीक है, देखिए पेमेंट मस्ट बी डन आइदर ऑन मैच्योरिटी और ड्रॉज ऑफ लॉट्स। मतलब क्या हुआ कि या तो मैच्योरिटी पे हम लोग उसको पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधा पेमेंट कर दे बैंक अकाउंट से पूरा पैसा एक बार में ही, और या नहीं तो उसको क्या करेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, मतलब सालों साल या मंथली मंथली जैसे भी होगा वैसे इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब है कि सोर्स हम लोग कहां से लाएंगे, जो पैसा जो हम लोग को देना है डिबेंचर होल्डर्स को, वो पैसा कहां से लाएंगे, वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए मेरा बैलेंस शीट है, मेरे पास कैपिटल है, कंपनी के पास कैपिटल है मान लीजिए 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख का इसके पास क्या है, कैपिटल है 10 लाख का। ठीक, और डिबेंचर ये परचेज किया, मतलब डिबेंचर बेचा, तो इसके पास कितना 5 लाख का आ गया, तो टोटल कितना हो गया 15 लाख हो गया, है ना। तो एसेट भी होगा 15 लाख का, एसेट भी होगा 15 लाख का, फिक्स है। अब इस डिबेंचर को जो हम लोग इधर से दे देंगे तो कोई एसेट से निकाल के देना पड़ेगा हमको, यही होगा, है ना। तो उस समय में जब आएगा तो हम लोग उसको कहां से देंगे पैसा लाके, नहीं दे पाएंगे। तो वही चीज है हम लोग को सोचना है कि आखिर भैया कहां से उसको हम लोग पूर्ति करेंगे, नहीं तो पता चला कि फिर जैसे हम लोग थे वैसे के फिर वैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या है, एक प्रोविजन सब है, कुछ है, वो अब हम लोग देखते हैं वो क्या है। देखिए सबसे पहला क्या है, रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। इसमें क्या होगा, इसमें जो हम लोग इसको क्लियर करेंगे वो या तो नया शेयर इशू करके या फिर नया डिबेंचर इशू करके। तो शेयर इशू तो चलिए ठीक है, समझते हैं कैपिटल बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर फिर से हम डिबेंचर इशू करते हैं तो मतलब एक लोन चुकाने के लिए फिर क्या करना होगा, फिर हम लोग को दूसरा लोन लेना होगा, यही केस होगा, है ना। तो ये चीज क्या होता है, उतना कारगर चीज ये नहीं है, इससे कंपनी का बैलेंस शीट पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल से देना निकाल के, तो कैपिटल से जो अगर हम लोग पैसा देंगे निकाल के, तो भाई उसके लिए हम लोग के पास कैश भी तो होना चाहिए, है ना। लेकिन कैश तो नहीं होगा, हम लोग उसको क्या किए होंगे, एसेट के रूप में रख दिए होंगे, क्योंकि हम लोग जो पैसा लिए डिबेंचर होल्डर से वो क्यों लिए, जब जरूरत पड़ा तब न लिए। अगर हम लोग के पास कैश ऑलरेडी होता ही रखा हुआ तो हम लोग क्यों लेते, उसे नहीं लेते, जब जरूरत पड़ा तो लिए। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। देखिए क्या है, इट मींस विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉफिट फ्रॉम सरप्लस, एनी प्रॉफिट फ्रॉम सरप्लस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 15 लाख है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा मान लीजिए 15,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, 15,000 का जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा, तो इस प्रॉफिट में से अगर हम पैसा निकाल के रिजर्व नहीं बना के रख रहे हैं, रिजर्व बना के नहीं रख रहे हैं, तो हम लोग कहां से उसको पे करेंगे, है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि इसमें हम लोग को रिजर्व बना के नहीं रखना है। ये 15,000 जो है ये पूरा का पूरा हम प्रॉफिट कर लेंगे, पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को बांट देंगे, डिविडेंड हम लोग पूरा का पूरा बांट देंगे। तो अगर हम पूरा डिविडेंड बांट देंगे तो फिर डिबेंचर होल्डर को हम लोग कहां से पैसा लाके देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसीलिए क्या है, ये नॉट अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल नहीं है ये वाला रूल। ठीक है, क्यों नहीं अप्लीकेबल है, इसके पीछे गवर्नमेंट का एक रूल भी बना हुआ है, कंपनीज एक्ट सेक्शन 71 क्लॉज 4, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 71 क्लॉज 4 में क्लियरली डिफाइंड है कि अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसको क्या करना होगा, एक रिजर्व बना के रखना होगा। ठीक है, कोई भी अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो क्या है, कोई भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उसको एक DRR बनाना होगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना होगा। ठीक है, जो भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो उसको क्या करना होगा, DRR बनाना होगा। कब, रिडम्पशन से पहले, रिडम्पशन से जिस ईयर रिडम्पशन होना है उस ईयर से पहले उसको एक DRR बनाना होगा। सेक्शन 71 सब क्लॉज 4 में सिर्फ इतना ही बात बोला हुआ है कि DRR बनाना होगा। ठीक है,
कितना का बनाना होगा ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रूल 18 7B में, ठीक है। रूल 18 सब क्लॉज बी, सब क्लॉज 7 और बी में लिखा हुआ है रूल 2014, कंपनीज रूल 2014 में क्या लिखा हुआ है कि 25% ऑफ फेस वैल्यू का 25% क्या करना होगा, DRR बनाना होगा, ठीक है। समझ रहे बात, ये चीज इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। सेक्शन 71 याद रखिएगा और रूल 18 7B को याद रखिएगा कि इसमें DRR बनाने के लिए बोला हुआ है और इसमें 25% DRR बनाने के लिए बोला है। इसमें 25% और इसमें क्या चीज सिर्फ बोला है DRR बनाने के लिए। अब ये जो DRR बनेगा ये किससे बनेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ठीक है। कोई मतलब कंपनी के प्रॉफिट से यानी कि सरप्लस से हम लोग को DRR बनाना है, ठीक है। यही चीज इसमें बोला गया है। तो इसी के लिए ये वाला एप्लीकेशन भी, ये वाला भी हम लोग को अप्लाई नहीं हो पाएगा, आउट ऑफ कैपिटल नहीं अप्लाई हो पाएगा। याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनेंशियल कंपनी में, ठीक है। फाइनेंशियल कंपनी में उसका फिर अलग रूल है, ठीक है। देखिए थर्ड क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। चलिए भैया ये तो सही है, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है, इट मींस 100% अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट और सरप्लस ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होगा, जितना भी फेस वैल्यू है डिबेंचर का, जितना भी वैल्यू है वो सारा का सारा, जैसे यहाँ 5 लाख का डिबेंचर है ना, तो 5 लाख का 5 लाख रुपया हम पूरा क्या करेंगे, कंपनी के प्रॉफिट से ही निकालेंगे। अब उसका टर्म 5 साल होगा तो हम लोग अपना उसको डिबेंचर को बांट ले 5 साल में, मतलब पर ईयर 1-1 लाख रुपया निकालें, ठीक है, प्रॉफिट में से। अगर 1-1 लाख नहीं निकालते, जैसे मन होगा वैसे हम लोग, कंपनी वैसे ही करेगी। लेकिन अगर ये अगर अपनाती है ये मेथड, तो इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा 100% उसको अपने प्रॉफिट से बाहर निकालना होगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम 25% तो वैसे भी हमको बनाना ही है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में रूल दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना बात। देखिए अब देखिए फोर्थ क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। मतलब इसमें क्या होगा, मतलब प्रॉफिट से भी कुछ पैसा निकालेंगे और कुछ पैसा कैपिटल से भी निकालेंगे, ठीक है। इट मींस पार्शियली फ्रॉम आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्शियली आउट ऑफ कैपिटल। जैसे कि 25% हम लोग को बोला है, कंपनी को बोला है 25%, अब 75% हम लोग कहां से लाएंगे, वो अब क्या करेगी कंपनी, 75% अपना कैपिटल में से बाहर निकालेगी। समझ रहे बात। तो यही चीज है, 75% अपना कैपिटल से बाहर निकाले, 25% इसके पास है। यानी तो जितना मन है, मान लीजिए इसको मन है कि 50% ही ये क्या करे, 50% ही ये कैपिटल निकाले, 50% ही मतलब रिजर्व रखे और 50% अपना कैपिटल से बाद में से निकाल के देगी, ठीक है। तो यही है, यही 2 रूल है। और हालांकि 71 जो रूल बना था 2013 के टाइम में, तो 2013 में बोला गया था कि 50% मिनिमम DRR बनाना है। उस समय बोला गया था 50% मिनिमम DRR बनाना है। लेकिन फिर बाद में रूल 2014 जब आया, रूल 2014 में बोला गया कि भैया 25% ही बनाना होगा DRR, ठीक है। 25% ही DRR में आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में मीनिंग, पॉइंट्स बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी मुझे फॉलो करके आप वहां पे आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाके लाइक कर दें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।